जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। कल जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नीतीश कुमार स्वयं उस बैठक में मौजूद थे और उस बैठक में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को 225 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण जो आउटपुट है कल की उस बैठक का, वो यही है कि बैठक में 2025 के विधानसभा चुनाव में 2025 में 225 का लक्ष्य जनता दल यूनाइटेड के तमाम राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को दिया गया है। ये अपने आप में नरेंद्र मोदी के 400 पार वाले नारे से भी बहुत ज्यादा, आप उसको कह सकते हैं कि ये ऊपर का मामला है। और इसके लिए मैं नीतीश कुमार के आत्मविश्वास की कम से कम दाद देना चाहूंगा कि अब भी उनको लगता है, जब उनकी सत्ता को 20 साल पूरे होने को हैं, उसके बाद उनको लगता है कि 243 सीटों की विधानसभा वाले राज्य में 225 सीटें वो जीत सकते हैं, तो फिर निश्चित रूप से उनका आत्मविश्वास बहुत पीक पर है या बहुत ऊंचाई पर है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये बातें नीतीश भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, एनडीए भी जानता है कि 225 सीटें जीतने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए तो दिया जा सकता है, या सामने वाला जो विपक्षी दल है, विपक्षी गठबंधन है, उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए तो दिया जा सकता है। लेकिन धरातल पर इसके उतर जाने का या इसके सच हो जाने का दूर दूर तक कहीं कोई इम्कान नहीं है। ये बहुत दूर की कौड़ी है और ये बहुत दूर की कौड़ी भी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये ख्वाब है दीवाने का। और नीतीश जी भी जानते हैं कि वो दौर अब जा चुका है जब खलील खान साहब फाख्ता उड़ाया करते थे। 2010 में जब नीतीश कुमार का स्वर्णिम काल था, 2025 में नीतीश कुमार की सत्ता में बिहार में आई थी, तो 2010 में जब नीतीश कुमार 5 साल शासन करने के बाद सुशासन बाबू के रूप में मशहूर हो चुके थे, या सुशासन बाबू की उनकी छवि बन चुकी थी, उस दौर में उन्होंने 206 सीटें जीती थी। 115 सीटें जनता दल यूनाइटेड जीत करके आई थी और 91 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी। ये 2010 का रिकॉर्ड है। और अब 2010 के बाद 2025 15 साल में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अब न तो नीतीश जी के पास वो करिश्माई नेतृत्व बचा है, न कोई नया नैरेटिव बचा है, न कोई नई बात बची है जो वोटर्स को अपील कर सके। और 15 सालों के शासन से आप, उस कथित जंगल राज से आप 20 साल शासन करने के बाद जनता को नहीं डरा सकते। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। आप जातीय समीकरणों के आधार पर चुनाव जीतना जानते हैं या जीत सकते हैं, लेकिन आप विकास कार्यों के दम पर या दूसरी सरकार की आलोचना करके अब आप चुनाव जीतने में सक्षम नहीं हैं। यह बहुत ग्राउंड की रियलिटी है और इसको जनता दल यूनाइटेड के लोगों को भी मानना पड़ेगा। अब यह क्यों नहीं हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। 2 महत्वपूर्ण नेता जो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, ललन सिंह कैबिनेट मंत्री हैं और रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री हैं, दोनों में से कोई भी कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं हुआ है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले खगड़िया जिले के परबत्ता से एक विधायक है संजीव सिंह जी, वो अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठे थे। मीडिया के सामने उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि अशोक चौधरी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना भूमियारों को गाली देने का इनाम है। यानी यह स्पष्ट रूप से उनका आरोप था संजीव सिंह का, जो वो अशोक चौधरी के ऊपर लगा रहे थे। और अगर अशोक चौधरी की अगर हम बात कर ले, तो इस वक्त जनता दल यूनाइटेड की जो भूमियार लॉबी है वो अशोक चौधरी से बहुत ज्यादा खफा है, बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि उन्होंने जहानाबाद में सीधे सीधे जहानाबाद की हार का ठीकरा भूमियार समाज के ऊपर फोड़ दिया था, जिसके बाद उन पर सवाल भी उठे कि वो कटिहार के प्रभारी मंत्री थे, तो कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी अति पिछड़े समाज से आने वाले क्यों हार गए। तो खैर ये अतीत की बातें हैं, लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर जो डेवलपमेंट हुए हैं, हम थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, 2010 या 2005 में जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन हुआ करता था, वो एक नेचुरल अलाई दिखता था। लेकिन आज का जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं है, लठबंधन है।
ये बहुत स्पष्ट है। जो भी बिहार की ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ना तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नीतीश के लिए उतनी ज्यादा मुखलिस है या उतनी ज्यादा वो शुभचिंतक है नीतीश कुमार की, और ना नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड अब भारतीय जनता पार्टी के किसी दबाव में आने वाली है, जैसी दबाव वो मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में नीतीश पर बनाना चाहते हैं। ये बहुत स्पष्ट है। 2005 में 2010 में कोई नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं था। 2005 में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार को वोट कर रहा था। 2010 में भी मुसलमानों के बड़े हिस्से ने नीतीश कुमार को वोट किया था। लेकिन उसके बाद के जो चुनाव हुए हैं, यानी 2020 का चुनाव, मान लीजिए 2015 का चुनाव तो लालू यादव और नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन के साथ लड़ा था, तो वो हम उसकी बात छोड़ देते हैं। लेकिन 2020 का जो चुनाव रहा उसमें तो एक कथित चिराग मॉडल था सामने, और मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा जो नीतीश कुमार को विगत 2 चुनाव में मिल रहा था, मुसलमानों के एक बड़े हिस्से का वोट, वो 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को उतना नहीं मिला था। ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर मैसेज है, और ये नीतीश भी जानते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार को बहुत कम मिला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिला है, कुछ जगहों पर नीतीश कुमार को वोट मिला है। लेकिन अब देवेश चंद्र ठाकुर और ये संजय झा, इनकी तरफ से जो घटिया हरकतें की गई हैं, एक तो देवेश चंद्र ठाकुर ने चुनाव जीतने के बाद मुसलमानों का नाम लेकर के मुसलमानों से कहा कि उनका काम वो नहीं करेंगे क्योंकि वो मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया, जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं दिया। और अभी 10 दिन पहले की बात है, मधुबनी जिले का एक मामला लेकर के संजय झा के पास कुछ लोग, मधुबनी जिले के गाँव के जो है कुछ लोग संजय झा के पास गए थे कि एक वक्फ की जमीन पर सरकारी इमारत की तामीर हो रही थी। उसमें उनको लगा था कि शायद संजय झा, चूंकि वो इस इलाके के हैं तो उनकी वो मदद करेंगे, तो वहां से उन्होंने संजय झा ने धुतकार करके भगा दिया कि जाओ जाओ, मुसलमान तो नीतीश कुमार को वोट देता है कि नहीं देता है। तो अब ये दोनों जो घटनाएं हैं, और ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, वैकल्पिक मीडिया, यूट्यूबर्स इतने एक्टिव हो चुके हैं कि कोई भी बात, कोई भी घटना बहुत ज्यादा देर तक अगर मेन स्ट्रीम मीडिया आपके सामने नहीं लाता है तो ऐसा नहीं है कि वो सामने नहीं आएंगी। इस पर बात हो चुकी है, इस पर बयानबाजी हो चुकी है, और संजय झा को लेकर के मुसलमानों के अंदर में एक बहुत, जो आप कह सकते हैं कि बहुत जबरदस्त गुस्सा है, और देवेश चंद्र ठाकुर को। और ये इत्तेफाक नहीं है कि ये दोनों ही लोग सवर्ण समाज से आते हैं, मैथिल ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो अब नीतीश कुमार को मुसलमानों का आने वाले चुनाव में कितना वोट मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल मुसलमानों के वोट को अगर हम हटा भी देते हैं तो इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच की, यानी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की जो आपसी खींचतान है, वो एक दूसरे के नेताओं के बयानों में आपको दिखती है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि 10 दिन की छुट्टी दी जाए नवरात्रि में, तो उधर से अरविंद निषाद जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है वो कह देते हैं कि गिरिराज जी अपने निजी कोष से सारे जो उपवास करने वाले लोग हैं उनको फलाहार कराएंगे। एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक कहता है कि बिहार में योगी मॉडल लागू होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर तभी सुधरेगा। तो दूसरे जो जनता दल यूनाइटेड के एक विधान पार्षद है उनकी तरफ से आता है कि ये नीतीश का मॉडल है, या नीतीश का मॉडल चलता है, संविधान से सारा काम होता है, संविधान सम्मत न्याय की प्रक्रिया यहाँ होती है, यहाँ योगी मॉडल का कोई स्कोप नहीं है। तो ये इस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है, गठबंधन में होते हुए चल रही है। और अभी मैं चिराग पासवान की कोई बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जीतन राम मांझी जी की कोई बात नहीं कर रहा हूं। पशुपति कुमार पारस 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, वो एक अलग मामला है। नीतीश जी को क्या लगता है कि अभी भी वो उसी 2005 वाले नैरेटिव पर चुनाव जीतेंगे? अब पिछले 4-5 साल का आप नीतीश कुमार का भाषण उठा करके देख लीजिए, उसमें वो क्या बोलते हैं। 2005 से पहले कुछ था जी, जो कुछ किए हम ही न किए जी। 2005 से पहले कुछ था जी, सब कुछ हम ही लोग न किए जी। अभी चुनावा होने दो, चुनावा में तो वोट देवे न करेगा जनता। तो इसके अलावा नीतीश कुमार के पास और क्या है बोलने के लिए? नीतीश कुमार और क्या बोल रहे हैं बिहार के विकास को लेकर के? पुलिया तो बेवड़े की तरह धंसता चला जा रहा है, रोज एक न एक पुल गिरने की सूचना मिल जाती है। अब 59,000 करोड़ का पैकेज मिल गया है इनको। ये पैकेज है या रूटीन बजट की राशि है बिहार को जिसको पैकेज बना के दिया गया है? ये तो भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह जानती है और जनता दल यूनाइटेड भी अच्छी तरह जानता है कि एक्सप्रेसवे के नाम पर दिया गया है और किस किस काम के नाम पर दिया गया है। वो तो पहले से थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम पर दिया गया है, जो वो तो उस परियोजना के नाम पर पैसा दिया गया है जो परियोजना मनमोहन सिंह के कैबिनेट ने पास किया था।
वो उस मद की राशि है जिसको अभी 59,000 करोड़ के पैकेज में जो है इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये जो धूर्तता की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और नीतीश जी भी इसको लेकर के थैंक्स बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे हैं। अब एआई टेक्नोलॉजी का जमाना है। नीतीश जी जब आए थे उसके बाद से एक पूरी पीढ़ी नई जवान हो चुकी है। वो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो लोग पैदा हुए थे 2005 में, अभी के डेट में वो 18-19 साल के हो चुके हैं। वो 2025 के चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि बिहार में कितना सॉफ्टवेयर कारखाना लगा है, कितना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का बजट है बिहार का। वो देखना चाहते हैं कि बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां बिहार में कहां इन्वेस्ट कर रही हैं। पूरे मुल्क में 50 से 60 लाख आईआईटीएन है इस वक्त, और हर तीसरा आईआईटीएन जो है, हर तीसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो बिहार से है। और आपको पता है बिहार से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कितना, उसका बजट कितना है? 2 करोड़ का। कर्नाटका 2.5 लाख करोड़ का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और बिहार करता है 2 करोड़ का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। 2 करोड़ का करता है बिहार। आपको जानकर हैरानी होगी बिहार में क्या है। सड़कें अच्छी बन गई है, बिजली प्रॉपर मिल रही है, इसके अलावा क्या है बिहार में आप बता दीजिए। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है अस्पतालों के अंदर में। शिक्षा व्यवस्था को उसी तरफ चौपट करके रख दिया है नीतीश जी ने। प्राइमरी शिक्षा का तो बद से बदतर हाल है। मुखिया 10-10 हजार रुपए लेकर के बहाली करता था, एक बार तो ऐसी वैकेंसी आ चुकी है। तो ये तो हाल हो गया है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। स्वास्थ्य का देख लीजिए, वही बुरा हाल है। हर साल बाढ़ की प्रलय अलग से है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिहार के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, और जनता दल यूनाइटेड राज्य कार्यकारिणी की बैठक कर रहा है। उसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह कि कल जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसमें जनता दल यूनाइटेड के जो मूल मुद्दे हैं उन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। जातिगत जनगणना को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। तो जो बुनियादी इश्यूज हैं उनको कल एड्रेस नहीं किया गया है। और इस वक्त बिहार में एक तीसरा पैरेलल फोर्स खड़ा हो रहा है प्रशांत किशोर का। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये बड़ी वजह है। मैं आपको बता रहा हूं कि 225 तो आप छोड़ दीजिए, 125 भी आ जाए तो बहुत है। इस वक्त एनडीए को, उसका सामाजिक समीकरण मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी सामाजिक समीकरण को तोड़ने के लिए, उसमें डेंट लगाने के लिए लालू यादव कुशवाहा प्रयोग भी कर रहे हैं, और A to Z की पार्टी भी तेजस्वी यादव बता रहे हैं। ये अलग मामला है। सीट शेयरिंग को लेकर के भी जब बात हो रही है, जनता दल यूनाइटेड कह रही है आधे सीटों पर लड़ेंगे, और आधी सीट जो भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से से लेगी उसी में वो उपेंद्र कुशवाहा को एकोमोडेट करेगी, चिराग पासवान को एकोमोडेट करेगी, जीतन राम मांझी को एकोमोडेट करेगी, और अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं तो उनको भी एकोमोडेट करेगी। तो फिर भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और भाजपा हर हाल में अब बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 2020 में भी कोशिश कर चुकी है कि नीतीश कुमार का कद छोटा किया जाए, और वो कद छोटा करने में कामयाब रही है। ये अलग बात है कि वो व्यवहारिक रूप से उसमें कामयाब नहीं हुई है। मुख्यमंत्री तो बहरहाल नीतीश कुमार ही बने। 43 सीटों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री अपना नहीं बना पाई, क्योंकि 43 सीट लेकर के भी नीतीश कुमार इस पोजीशन में थे कि उनके लिए दूसरे गठबंधन की तरफ से भी दरवाजे खुले हुए थे। भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो भी नीतीश के पास मुख्यमंत्री बनने का विकल्प था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सरेंडर करना पड़ा। और आप कह सकते हैं कि उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को डिरेल करने की कोशिशें लगातार कर रही है। उस वक्त तो एक दौर था नीतीश कुमार को कमजोर करने का या उनको डिरेल करने का एक मोटिव, या भाजपा की मंशा ये रही होगी कि इस वक्त उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारी नेता है। लेकिन अब 2025 आते आते नरेंद्र मोदी का ग्राफ कहां पहुंचेगा ये आपको कल परसों आने वाले हरियाणा चुनाव के बाद समझ में आ जाएगा। मैं एक चैनल पर एक लाइव डिबेट देख रहा था, यूट्यूब चैनल पर। एक साहब है, मगध यूनिवर्सिटी के कथित प्रोफेसर हैं, खुद को पत्रकार भी कहते हैं, नाम मैं लेना उचित नहीं समझता हूं। मैंने लाइव डिबेट में वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है।
तो मैंने नीचे लिख दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडरशिप नहीं है। तो जो होस्ट थे उन्होंने जब मेरा कमेंट पढ़ के उनको बताया और मेरे नाम के साथ बताया कि देखिए फरहाद शकीब इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फौरन उन्होंने कह दिया कि ये तो समाज, तो ये वर्ग तो जो है भारतीय जनता पार्टी से हमेशा पूर्वाग्रह में रहता है। और 2017 में यूपी में जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं था, लेकिन बाद में पूर्ण बहुमत आ गया। तो 2017 में मोदी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत पाई थी। अब वो 2017 वाले नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ये बात उनको समझनी पड़ेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड भक्त हैं उनको भी समझना पड़ेगा। तो बहरहाल आज हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो कल टारगेट दिया है 225 का, जो बिहार की बुनियादी राजनीति की समझ रखता है, जमीनी राजनीति की समझ रखता है, वो इस बात को लेकर के बिल्कुल मुतमईन है कि ये टारगेट पूरा होने वाला तो टारगेट नहीं है। और नीतीश जी भी इस बात को जानते हैं कि ये टारगेट पूरा होने वाला टारगेट नहीं है। लेकिन हाँ, जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के अंदर जो उदासीनता आ गई है, उसको थोड़ा सा रिचार्ज भले ही इस नारे के साथ किया जा सकता है। भाजपा पर भी दबाव बनाया जा सकता है और भाजपा से ज्यादा सामने वाले विपक्षी गठबंधन पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन यह दबाव बनाने भर की ये राजनीति हो सकती है, इसका हकीकत से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार जी को इस बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो उनको अपने संगठन में यह बताना पड़ेगा कि उनके बाद कौन है। सामने वाला जो गठबंधन है वहां तो तेजस्वी यादव एक एस्टैब्लिश्ड लीडर हैं। अगर नीतीश जी के बाद जनता दल यूनाइटेड में आपको कौन दिखाई देता है? नंबर 2 कौन है? मनीष वर्मा है जो अभी अभी आए हैं, चूंकि वो नीतीश जी के स्वजातीय हैं। या फिर संजय झा हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, या ललन सिंह हैं जो केंद्र में मंत्री हैं और जिनके बारे में सूचना मिलती रहती है कि वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं। संजय झा भी जो हैं वो भी प्रो बीजेपी माने जाते हैं। उनको दिल्ली में बिठाया ही इसीलिए गया है कि भाजपा के साथ जो बातचीत होती रहे वो संजय झा मीडिएट करते रहे, कोऑर्डिनेट करें उस बातचीत को। मनीष वर्मा को लाया गया है बिहार देखने के लिए। तो बहुत सारी बातें हैं। 225 का नारा एक चुनावी जुमला से ज्यादा कुछ भी नहीं है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, बैठक के शुरू होने से पहले एक विधायक के बागी तेवर थे, वो सीधे सीधे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी को टारगेट कर रहे थे। अशोक चौधरी जब भाषण दे रहे थे उस वक्त नीतीश जी उठ के वहां से चले गए थे। यह भी मैं आपको बता देता हूं, कल अंदर की बात है। तो फिलहाल देखते रहिए, नारों को एंजॉय कीजिए। 2025 में 225 ख्वाब है दीवाने का, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल फिर एक बार मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं कि क्या नीतीश जी वाकई इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे? झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजे आप आ जाने दीजिए। कल परसों हरियाणा का नतीजा आ जाएगा, जम्मू कश्मीर का नतीजा आ जाएगा। अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। एक जगह हरियाणा में तो कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आ रही है, एब्सोल्यूट मैंडेट के साथ आ रही है, और हरियाणा में कम से कम, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आ रही है। भाजपा के लिए इन 2 राज्यों में कम से कम कोई स्कोप नहीं है, ये तो गोदी मीडिया भी मान चुका है। अब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव सामने हैं और इसी साल होने हैं। 28 नवंबर से पहले पहले महाराष्ट्र की नई विधानसभा का गठन हो जाना है। इन दोनों राज्यों के चुनाव के नतीजे अब आ जाने दीजिए, उसके बाद आप नीतीश कुमार का मूव देखेंगे कि क्या होता है। और उसके बाद ही आपको मैं बता पाऊंगा कि नीतीश कुमार वाकई इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या वो इंडिया गठबंधन के साथ अगला 2025 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अगर इंडिया अलायंस के साथ वो 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या स्कोप है सिवाय धर्म की राजनीति के, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आखिरी अपील आपसे, इस YouTube चैनल को, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में मेरे इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना सुझाव जरूर दीजिए, क्या कुछ बेहतर इसमें और हो सकता है, क्या कुछ कंटेंट इसमें बेहतर और बनाया जा सकता है।